नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं होलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। तो अब तो ये क्लियर है कि जनगणना होगी 2027 तक, इसे पूरा भी कर लेना है। और उसके बाद आप जानते हैं इस बार जाति जनगणना की भी बात कही गई है, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की भी बात है और साथ ही देश में परिसीमन की भी बात है। तो ये जनगणना बहुत ही खास होने वाली है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धुआंधार 2 तरह के काम कर रही है। एक तो विरासत को सम्मान और दूसरा विकास के लिए तमाम चीजें, योजनाएं हो, रोजगार हो, तमाम चीजें। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल हाई वोल्टेज पर पहुंच गई है। 2027 में वहां चुनाव भी होना है विधानसभा का। और इसके बाद बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर, कई राज्यों में उपचुनाव हैं, तो उसको लेकर क्या हलचल है। केजरीवाल जी इन दिनों कहां हैं? उपचुनाव में बिजी हैं, लुधियाना उपचुनाव में। इस पर भी बात करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस से किया गया सम्मानित। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं 5वें विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को किया समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक, तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी ये जनगणना। गुजरात में आज राजकीय शोक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को दी अंतिम श्रद्धांजलि। राजकोट में दी जा रही है अंतिम विदाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा, न पर्ची न खर्ची, निष्पक्ष वातावरण में युवाओं को मिल रही है नौकरी। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में की है 65,000 से भी अधिक नियुक्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के सीएम मान को कहा डमी मुख्यमंत्री। कहा दिल्ली से बाहर होकर केजरीवाल ने पंजाब में जमा लिया है कब्जा। उधर लुधियाना उपचुनाव में व्यस्त हैं केजरीवाल। और ईरान ने इजरायल पर किए ताबड़तोड़ हमले, 8 की मौत। इजरायल ने भी दिया हमले का जवाब। ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में है भारतीय दूतावास। और इस वक्त में सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साइप्रस की यात्रा है उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सेंटर ऑफ निकोसिया का दौरा कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम ने साइप्रस में ये जो ऐतिहासिक सेंटर ऑफ निकोसिया है वहां का दौरा किया है। ये एक ऐतिहासिक जगह है साइप्रस में, उसी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं और उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। और साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कई कार्यक्रम, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम भी, जो ऐतिहासिक सेंटर ऑफ निकोसिया है, उसके दौरे की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कुछ तस्वीरें। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर और उसी दौरान उनके इस दौरे की कुछ तस्वीरें। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, अन्य मुद्दों पर भी दोनों पक्षों ने बातचीत की है। और पीएम ने साइप्रस में ये हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ निकोशिया का दौरा किया है। निकोशिया का ये ऐतिहासिक केंद्र है जिसे लेफ्कोसिया भी कहा जाता है। साइप्रस द्वीप का ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइप्रस जो है द्वीपों का देश, जो सदियों से विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के प्रभाव को दर्शाता है। यह शहर जो निकोशिया है अब विभाजित है। मैसोरिया मैदान के केंद्र में ये स्थित है। तो ये सभ्यता के वो केंद्र हैं जो रोमन सभ्यता और जो टर्किश सभ्यता थी, उस दौरान ये केंद्र हुआ करते थे, बड़े केंद्र हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस बार के दौरे में कि साइप्रस जो है वो तो यूरोप का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। इसलिए भारत और साइप्रस के जो संबंध हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं। आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया है। और साइप्रस दौरे के दौरान ये जो हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ निकोसिया, इसका दौरा, वहाँ के राष्ट्रपति भी साथ में हैं, क्रिस्टोडोलिडेस जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बड़े देशों से बड़े सम्मान, जो सबसे बड़े सम्मान उन देशों के हैं, 20 से भी ज़्यादा सम्मान। आप सोच सकते हैं कि ये भी शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि इतने ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद पहला स्थान होगा, या निश्चित रूप से जो उच्च स्थान है उनमें से तो ज़रूर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा साइप्रस दौरे का दूसरा दिन, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ निकोसिया का ये दौरा किया है। साथ में साइप्रस के राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद हैं, क्रिस्टोडोलिडेस, वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जिस तरह दोनों देशों के बीच भी मित्रता का इतिहास रहा है, जो मौजूदा दौर है, और फिर जिस तरह दोनों देशों ने मिल करके भविष्य में एक दूसरे के लिए सहयोग करने का फैसला किया है, वो भी बहुत कुछ अपने आप में कहता है। और ज़रा भूगोल की बात कर लें तो साइप्रस जो है वो तुर्की के बिल्कुल पास नज़दीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं, और जैसा कि मैं कह रहा था कि साइप्रस जो है भौगोलिक तौर पर एकदम तुर्की के पास है। तो आप बहुत कुछ इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भारत और साइप्रस संबंध। और उसी क्रम में जब 3 देशों के दौरे को प्रधानमंत्री ने प्लान किया, योजना बनाई, तो उसमें साइप्रस को सबसे पहले रखा, और इसके बाद फिर कनाडा भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो G7 सर्वोच्च शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, उसमें हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है कनाडा के द्वारा, मेज़बान देश के द्वारा। लेकिन अभी फ़िलहाल साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में जो ये ऐतिहासिक जगह है वहाँ का दौरा करते हुए, उसका जायज़ा लेते हुए। और ऐतिहासिक जगह है, जैसा कि हम बता रहे थे कि इसमें जो विभिन्न राज्य रहे हैं इतिहास में, उनकी झलक है इस जगह पर। इस मायने में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐतिहासिक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चाव से
इस जगह के बारे में बात करते हुए, वहाँ के राष्ट्रपति से समझते हुए। और ये तस्वीरें देखिए, केमिस्ट्री भी बहुत कुछ कहती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच वो केमिस्ट्री भी दिखाई पड़ रही है। दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास रहा है, मित्रतापूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मित्रता का प्रतीक बताया कि ये जो सम्मान है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और मित्रता का प्रतीक। तो हम प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की सबसे पहली जो खबर है, पहला जो एजेंडा, उस पर आते हैं। और वो एजेंडा है कि जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो देश में अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की जनगणना के लिए अधिसूचना। और इस बार की खास बात यह है कि ये जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक ये जनगणना पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं अक्टूबर के बाद फिर वहाँ पर काफ़ी इलाके ऐसे हो जाते हैं जो दुर्गम हो जाते हैं, वहाँ बर्फ काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है। उसके बाद देश के बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक इस जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल आज़ादी के बाद देश में ये 8वीं बार जनगणना होगी, जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। और जनगणना 2027 में जाति जनगणना भी मोदी सरकार कराने वाली है। ये तो मोदी सरकार ऐलान करा चुकी है कि इस बार जाति जनगणना भी करवाएंगे। और आप जानते हैं कुछ राज्यों ने जाति का सेंसस कराया था। सेंसस कहा था, लेकिन वो सेंसस था नहीं, जाति गणना, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार तो सिर्फ केंद्र सरकार को है। लेकिन जो राज्यों ने गणना करवाई उस पर कई तरह के विवाद हो चुके हैं। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ एक नहीं बल्कि बहुत सारी ओबीसी जातियां उग्र हो गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। ये भी आरोप लग रहा है सिद्धारमैया सरकार पर कि उन्होंने जाति सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए। आरोप ये भी लग रहा है कि तुष्टीकरण किए, क्योंकि खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों को उन्होंने ओबीसी लिस्ट में शामिल करके दिखा दिया है। और इस जनगणना की एक और खास बात है कि इस जनगणना के बाद महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है विधानसभा, लोकसभा, सब जगहों पर, वहां पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी इसके साथ शुरू हो सकती है इस जनगणना के आंकड़े आने के बाद। और एक बात और, परिसीमन देश में जो लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसका परिसीमन भी तो होना है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस जनगणना से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि इस जनगणना के बाद परिसीमन पर भी सरकार कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। तो इस हिसाब से आप सोचें कि ये जनगणना कितना महत्वपूर्ण है। और इसी पर जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं भूपेंद्र यादव जी, उसके बाद फिर इस पर और बात करेंगे। कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जनगणना और कर्नाटक में खासतौर पर जिस तरह जाति गणना हुई थी उसको लेकर आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा उनको भी सुन लीजिए। देखिए, कास्ट सेंसस जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा तो उसके कोई मायने होंगे। अगर लीपापोती होनी है तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा। तो विपक्ष कांग्रेस
सवाल उठा रही है। पहले खुद कह रहे थे कि जाति जनगणना कराइए कराइए कराइए, अब जब सरकार फैसला कर रही है, करवाने जा रही है, तो सवाल भी उठा रही है। खैर जो भी, ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि का रुख करता हूँ। ऋषि, जिस तरह से कि ये फैसला किया गया 2027 की जनगणना को लेकर, हम जानते हैं कि ये 2021 में होना था, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से टलता गया। अब 2027 में इसकी जनगणना होनी है। इस बार बहुत ख़ास है ऋषि ये जनगणना, क्योंकि आप देखिए जाति गणना की बात कही गई है, महिलाओं को आरक्षण इससे जुड़ा हुआ मामला है, परिसीमन इससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इस 3 लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली जनसंख्या। क्या खास तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस बार? देखिए लालचंद, निश्चित तौर से बहुत खास तो है ही, लेकिन ये ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरीके से 3 बिंदुओं को अभी आपने गिनाया, वो पहली बार होने जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जाति की जनगणना है वो 1931 में पहली बार हुई थी। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति की जो जनगणना होती रही है उन जातियों की, वो हमेशा होती रही है हर एक जनगणना में। लेकिन जब सभी जातियों की जनगणना होगी तो एक बड़ा हमारे पास जो डेमोग्राफिक डाटा है वो सामने आएगा, और जिस तरीके से अलग अलग जातियों से संबंधित जो मिथ बने हुए हैं वो भी सामने आएंगे, और उनकी जो स्थिति परिस्थिति है वो सामने आ जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जिस तरीके से जो हमारे देश में अब तक आज़ादी के बाद जो सीटों को बढ़ाने की जो बात हो रही थी, हालांकि कुछ सीटें आज़ादी के बाद बढ़ी हैं, जो कि संविधान में एक संख्या दे दी गई थी उतनी ही जी, कि इससे ज़्यादा नहीं होंगी। अब उस संख्या से अगर आगे बढ़ना है तो ये जनगणना बहुत ज़रूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो महिला आरक्षण है जो विधायिका में और लोकसभा में, उसको लेकर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर ये किन किन के इलाकों में सीटें रिजर्व होंगी, कैसे होंगी, महिलाओं की स्थिति क्या है, और उसका आधार किस तरीके से तय किया जाएगा। क्योंकि क्या ऐसे इलाके हैं जिनमें महिलाओं की पिछड़ेपन की स्थिति ज़्यादा है, उन सीटों को पहले रिजर्व किया जाएगा, या ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, या कम इलाके वालों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये सरकार और जो नीतिगत फैसले लेने वाले लोग हैं वो ये तय करेंगे, लेकिन ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही देश की आगे की जो धारा है उसको तय करने में। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, कुछ और पहलुओं पर आपसे चर्चा करूं, उससे पहले जरा अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास मैं चलता हूं। विनोद जी, ये तीनों चीज़ें देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिस पर कि देश की राजनीति में मतलब काफ़ी चर्चा रही है पिछले कम से कम 2-3 दशकों में, काफ़ी ज़्यादा। ये तीनों चीज़ें जनगणना से जुड़ी हुई हैं। आपको ये तीनों चीज़ें कितनी जुड़ी हुई लगती हैं, और कितनी ये लगती हैं कि हाँ ये तीनों चीज़ों पर इस जनगणना के डेटा आने के बाद काम भी होगा? डेफिनेटली, जो अभी ऋषि बता रहे थे कि ये ऐतिहासिक जनगणना हमारे सामने में होगा। 1 मार्च 2027 का ये जनगणना जो रिपोर्ट आएगी, इम्पॉर्टेंट ये है समझने की कि इस बार जो है उसमें जितने प्रारूप में बनाए गए हैं और भी कई चीज़ें का खुलासा भी होना बाकी है। तो आप देखेंगे कि एक पहली बार जो है उसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर उपयोगिता होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की भी भूमिका होगी, जो तो ऑनलाइन की भी प्रोसेस होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्यूरेसी की बात जब आप करेंगे, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस देश के डेमोग्राफी को लाने के लिए मुझे लगता है एक शानदार पहल होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे आज के इसमें, अगर इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अभी तुरंत कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है इस पे, और वो साफ साफ कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमें अर्बन नक्सल बताया जाता है। अच्छा, अब ये अर्बन नक्सल वो क्या है और किस तरह है कि राहुल गांधी का एक सोशल एक्सरे ने एक अच्छा वाला सीएम को कर्नाटक में सैंडविच बना दिया और ऐसे सैंडविच बना दिया है कि कांग्रेस के अंदर ही इतना भयानक अंतरकलह शुरू हुआ है कि हर आदमी एक तरह से बिगुल बजा दिया है विरोध का। अब ये लोगों को लगने, पहले तो सिद्धारमैया सीएम के तौर पर उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का डिसीजन था और मैं आज भी उस डिसीजन पे कायम हूँ। और ये जो जनगणना दोबारा कराने की जो बात हो रही है वो आला कमान से है, मतलब राहुल गांधी की है जी। तो अब ये समझिए कि देश में एक स्टेट के चुने हुए एक मुख्यमंत्री की ये व्यवस्था है बिल्कुल कि उनके कैबिनेट के ऊपर एक आला कमान उनके राहुल गांधी है, उनका वो आदेश है, इसलिए उसको दोबारा करना पड़ा है। अब इस दोबारा करने से जो दूसरे ओबीसी के समुदाय के लोग हैं जिनकी तादाद इसमें बढ़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें यही रिपोर्ट रखनी है।
क्योंकि उनको सूट करता उनको है। सूट किया है। लेकिन दूसरे समुदाय जो है, जो इस रिपोर्ट में फ्रॉड बताते हैं कि भाई उनकी जो आबादी है उससे काफी कम आबादी बताई गई है, वो लोग इसको एक तरह से उसको वेलकम करते हैं। ठीक है। अब इसमें जब डीके सुभाष एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे कहते हैं कि अब होगा सामाजिक न्याय, इसका मतलब शिव कुमार मानते हैं कि इससे पहले पॉलिटिक्स हुई थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं कि कास्ट सेंसस के नाम पे जब क्रेडिट लेने ठीक है। और एक सोशल इंजीनियरिंग का जुगाड़ बैठाने की बात ठीक होती है। है, तब ये 2027 की जो ये रिपोर्ट होगी वो पूरे देश में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड होगा, बिल्कुल। एक मानक होगा बिल्कुल। कि राज्यों में छिड़ी हुई ये जो भसर है वो कम से कम बंद होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर राजनीति भी हुई है, वो सब पर विराम लगे। लेकिन एक बात और ख़ास है ऋषि, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है, यानी कि करीब 15-16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। और दूसरी बात ये कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली जनगणना होगी। और इस बीच में डिजिटल इंडिया का सफर कैसा रहा है? 2011 में भी थे, मोबाइल फ़ोन थे, स्मार्टफोन भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद से पिछले 15-16 सालों में जिस तरह स्मार्टफोन, बाकी डिजिटल इंडिया की तकनीक जिसका जिक्र अभी विनोद जी थोड़ा कर भी रहे थे, ये जनगणना इस मायने में बड़ी अलग होगी और काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी डिजिटल इंडिया के चलते। ऋषि, इस बारे में कुछ जानकारी इस अधिसूचना में कि कितना इस्तेमाल होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म का? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस जनगणना में भरपूर होने जा रहा है, क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए, डिजिटल मोबाइल ऐप के जरिए यहाँ पर आंकड़ों को संकलित करने का भी एक प्रावधान किया गया है। और जिसके लिए सीधे तौर से जो आंकड़े संकलित करने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं, जिसमें लखनऊ है, बेंगलोर है और दिल्ली है। यहाँ पर जब ये आंकड़े जाएंगे, उसके बाद चूँकि इसको जोन में बदलकर यहाँ से आंकड़ों को फिर से एकत्रित किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि विश्लेषण करने में बहुत उसमें कह सकते हैं कि गतिशीलता आएगी। और विश्लेषण के मानकों को जैसे पहले देखा जाता था, विश्लेषण करते समय एक त्रुटि रह जाती थी कई बार, क्योंकि उन आंकड़ों को पेपर पर लाकर पेपर के आधार पर कैलकुलेशन, हालांकि इसमें सांख्यिकी विभाग बहुत सक्षम रहा है और अब तक जो जनगणनाएं हमारी हुई हैं उसमें किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस डिजिटलाइजेशन की वजह से जो आंकड़े हैं, एक तो उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, सबके सामने होगी, और सरकार जिन जिन आंकड़ों को सबके सामने लाना चाहेगी वो बहुत आसानी से आ भी जाएंगे। अभी तक होता था कि जनगणना के जो आंकड़े होते थे अखबारों के माध्यम से होते थे, एक सोर्स बेस्ड होते थे कि भाई आपको आपकी डिपेंडेंसी है। लेकिन जब इसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, तो बहुत सारे आंकड़े जो सरकार सार्वजनिक करेगी वो आसानी से उपलब्ध होंगे, विशेषज्ञों को उपलब्ध होंगे, लोगों को उपलब्ध होंगे, और पारदर्शिता का ये बहुत बड़ा पैमाना होगा। ठीक है, ये भी आपने बहुत एक विशेष पहलू बताई कि जो भी आंकड़े आएंगे ना, वो सभी के लिए 1 क्लिक पर उपलब्ध होंगे इस बार, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बिल्कुल सामने होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए ऋषि आपका। और विनोद जी, आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज खास चर्चा हम करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय, विकास, विरासत के साथ विकास, इसको लेकर जो हलचल है, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले विकास, विरासत के साथ विकास, सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों पर चर्चा गर्म हो गई है। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्तियों में पारदर्शिता की शानदार कामयाबी दर्ज की है। एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 60,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला है। यह प्रदेश के शासन की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अमित शाह ने कहा, आज किसी युवा को 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा, न पर्ची, न खर्ची, न जाति, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन हुआ है। साथ ही अमित शाह ने कहा
कि मोदी सरकार में देश सुरक्षित हुआ है। कांग्रेस शासन में आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे। पीएम मोदी के दौर में पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया। भारत ने तीनों बार घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में है। कानून व्यवस्था के बड़े दावे के बीच उत्तर प्रदेश में पीडीए की सियासत में समाजवादी पार्टी योगी सरकार के प्रयासों को नाकाफी बता रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि महंगाई के दौर में आम लोगों को सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव को देखिए, वो कहते हैं सोने के दम पर वो सत्ता में वापसी चाहते हैं। एक तरफ सोना को महंगा भी बता रहे हैं। साल 2027 में वहां पर विधानसभा चुनाव होने और अखिलेश यादव महापुरुषों के सोने की मूर्तियां लगाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन एक सवाल तो लोगों का रह जाता है कि फिर उनके राज में राजा सुहेलदेव की कोई भी मूर्ति लगी क्यों नहीं थी? मूर्ति तो छोड़िए, आखिर उनकी पुश्तैनी सीट आजमगढ़ में 40 हिंदू परिवारों का घर बिकाऊ है। इसका पोस्टर क्यों लगाना पड़ा? मुस्लिम माहौल छोटापुरा, वहां की अनुसूचित जाति के परिवारों को क्यों धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है? दरअसल 3 जून को हिंदू परिवारों में एक शादी समारोह में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और अश्लील हरकत करने की घटना सामने आई। स्थानीय परिवारों ने इसका विरोध किया तो धर्म विशेष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि घर बेचकर यहां से भागने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम करना सांप्रदायिक सियासत है, फिर जाति कार्ड खेलकर अगड़ा पिछड़ा करना, समाज के उपेक्षित वर्ग को हाशिए पर छोड़ देना, ये कौन सी सियासत है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में पारदर्शिता की सराहना की और कहा कि आज भर्तियों के लिए तकनीक का प्रयोग होता है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले भाई भतीजावाद से ये भर्तियां होती थी। पुलिस बल आज की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की। हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये तो ही बात विकास की। विरासत की बात कीजिए। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा सरकार आने पर सोने की मूर्तियां लगवाने की बात कही। चौराहे जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी बल्कि कन्नौज का जिससे इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज। और सोने की बात इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आज गरीब अपने परिवार की बेटी की या किसी के शादी समारोह में कोई भी सामान नहीं दे पा रहा है। आज अखबारों में पढ़ा है, अखबारों में खबर आई है कि सोना 1 लाख से ऊपर चला गया। ये भी अपने आप में बिल्कुल अखिलेश जी का बयान जो है ना, एकदम
दोनों दो तरफ है, एक तरफ कह रहे हैं सोना बहुत महंगा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं सबकी मूर्ति सोने की लगवाएंगे। खैर, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। साथ में हमारे साथ अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी अशोक जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। तो मैं पहले जरा विनोद जी से ही शुरुआत कर लेता हूँ। विनोद जी, सोना महंगा है या फिर सस्ता है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश जी का अभी हमने बयान सुनवाया, उन्होंने कहा इतना महंगा है कि लोग दे नहीं पा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा सबकी मूर्ति सोने की बनवाएंगे। तो ये बताइए, ये पैसा आएगा कहाँ? उसमें भी समाजवाद और सोना, ये तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है। लाल जी, ये कभी कभी हम कहते हैं ना कि राजनीति में वक्त का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। आज अखिलेश जी जो सोने की मूर्ति लगा रहे हैं या प्लेटिनम की मूर्ति लगा रहे हैं, वो उस वक्त में, वो सियासत में आज वो मौका खो चुके हैं। राजा सुहेल देव की मूर्ति लगा के योगी आदित्यनाथ ने उस बहराइच के इलाके में एक उन सारे जो पिछड़े तबके के लोग हैं राजभर के और उनसे जुड़े हुए जो सुहेल देव वैसे पूरे देश के आदर्श हैं, महानायक हैं, बेशक हमें उनका सम्मान करना चाहिए उस रूप में। लेकिन चलिए, कुछ लोगों ने अगर उनको अपने आदर्श के रूप में जोड़ा है, तो आप राजा सुहेल देव के मूर्ति बनाने में इतना सकुचाते रहे, तो वो लोगों ने देखा है, आपको देखा है कि आप किस तरह से आप एक वहाँ जो गजनी के साथ में आया हुआ जो बंदा था, क्या नाम था उसका? सालार मसूद गाजी। उसको आप उर्स मेला लगाने के लिए वहाँ आपने लोगों को छूट दी, लोगों को उर्स मेला लगना शुरू हुआ, लेकिन जो उसको मारा वो नायक महाराजा सुहेल देव को आप भुला दिए। तो आज वहाँ अब अहिल्याबाई होलकर की बात हो रही है। जो अहिल्याबाई होलकर पूरे देश में, जो जब आप कहते हैं ना विरासत की बात, तो अगर देश में सच्चे मन से कोई विरासत को संभालने वाली कोई महानायिका थी तो वो अहिल्याबाई होलकर थी, जो बनारस से लेके देश के ऐसे जो टूटे फूटे सल्तनत के समय से मुगलों के जो तोड़े हुए मंदिर थे उसके प्राण प्रतिष्ठा से लेके पुनर्स्थापित किया था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सरकार में उनकी अलग जगह पे मूर्तियां लगी है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसमें सोने की मूर्तियां लगा दें। आप मौका खो चुके हैं, आपके इस मूर्ति लगाने से कोई मतलब नहीं होता। रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाल जी, ये जो नियुक्तियां हुई है पुलिस कर्मियों की, वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खबर ये नहीं है कि 60,000 62,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई, 10,000 महिलाओं की नियुक्ति हुई। खबर ये है कि आज कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा है कि इसमें कितने जातियों की कितने लिस्ट है। ठीक है, कोई ये नहीं सवाल उठा रहा है कि कितने लोगों को पैसा देके ये कम से कम ये पोस्ट मिला है या ये नौकरी मिली है। तो ये चीज यूपी सरकार के एक बड़ी कामयाबी में आप इसको जोड़ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में, लीकेज प्रूफ के रूप में अगर उसने ये कर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और स्टेट के लिए ये इंस्टेंस बनेगा। बिल्कुल, ये एक उदाहरण बन रहा है। और मैं जरा अशोक जी का रुख करूं। अशोक जी, एक बहुत ही छोटी सी कहानी का संक्षेप में जिक्र करता हूं। दो तरह के शंख थे। एक शंख जो है, मान लीजिए आपने कहा कि शंख मुझे 100 रुपए की जरूरत है, वो 100 रुपए दे देता था। एक दूसरे तरह का शंख था जो कहता था, जैसे आपने 100 रुपए मांगे, वो कहते 100 क्यों, 200 ले लो। तो आप कहते अच्छा ठीक है 200 ही दे दो। वो कहता था 200 क्यों, 400 ले लो। वो बस कहता रहता था, वो देता नहीं था। अब आप संदर्भ समझ गए होंगे। चाहे बात नौकरी की हो, चाहे बात जो महापुरुष हैं उनके सम्मान की बात हो, आपको भी तो मौका मिला था, आप भी तो कर सकते थे। आपके दौरान भी ऐसी नौकरी हो सकती थी जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं होता, जो हुआ करता था। आपके दौरान भी महापुरुषों का सम्मान हो सकता था, विरासत के साथ विकास हो सकता था। आज आप कह रहे हैं सबकी मूर्तियां सोने की लगवा देंगे। लालचंद जी, आपने कहानी सुनाई, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे देश में आजादी के बाद कहानी सुनाने वाले और कहानी बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो मोदी जी को। और कम से कम आपने उनसे प्रेरणा लेकर के एक छोटी सी कहानी सुनाई, अच्छी बात है। आपने कहा कि हमको मौका मिला, हमने नहीं किया। अभी तो इनके पास, माननीय मोदी जी के पास या योगी जी के पास, एक को तीसरा मौका मिला है, एक को दूसरा मौका मिला है। क्या इन्होंने जो जो बातें कही थी वो बातें 20% भी धरातल पे उकेरी है क्या? आपने मोदी जी के पहले कार्यकाल 2014 का अगर आप जो मुख्य बातें थे उन बातों को और 2019 में जो बातें थी उन बातों को अगर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि 20% वादे भी नहीं पूरे किए गए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप चूंकि
पर्ची खर्ची क्या क्या अमित शाह जी की बातों को लेकर के यहाँ पे हाँ, अपने उन्होंने प्रोग्राम दावा लगाया, किया कि तुमको बिना ये तो पर्ची, बिना खर्ची, बिना जाति, बिना धर्म के हमने दिया है। जी जी, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। अमित शाह जी को शायद उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई होगी, पर्ची लिख के दे दी गई होगी कि आपको यही पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़े होते। तो देखो उनका नाम, उनका फोटो गायब हो गया पोस्टर से उत्तर प्रदेश से। अच्छा ठीक है, पोस्टर गायब हो गया, पोस्टर पर से फोटो, लेकिन पर्ची उनको सही देना चाहिए था बाबा जी को, पर्ची भी उनको गलत पकड़ा दिए। और पर्ची अगर सही दिए होते तो उस पर्ची में नाम एक इंसिडेंट जरूर रहना चाहिए था लालचंद जी कि सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की 186 पदों पर विज्ञापन निकलता है, जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भर्ती का विज्ञापन निकलता है, जिसकी परीक्षा होती है और उसका रिजल्ट 2021 मार्च में निकलता है। उसमें पाया जाता है कि 186 पदों में से 38 पद सिर्फ उत्तर प्रदेश योगी सरकार के बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के। ठीक है, एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं। आप, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने, एक मिनट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय आपने भी एक कहानी सुना दी। लेकिन मैं जो कुछ भी आपने बात कही है उस पर एसएन सिंह जी देंगे प्रतिक्रिया। एसएन सिंह जी बताइए। वो कह रहे हैं कि भाई आपको भी तो इतने साल हो गए, 3 बार यहाँ 2 बार वहां। लालचंद जी देखिए, कहानी की बात कहेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कितनी कहानियां सुबह उठ के सुनाते हैं। हमें लगता है कि समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता उन पर टिप्पणी कर। हम आज की चर्चा पे आते हैं। आपने डंके के चोट पे पूछा और मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, और सभी लोग जो कह रहे हैं कि ये बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली कि नहीं, और मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं जानकारी हो तो बता दीजिए। लेकिन बहुत सारे अखबारों का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, मैं कोट करके कहूंगा कि इनके समय में 27,000 पुलिस की भर्ती होती है और अखबारों में बड़ी बड़ी खबर आती है कि कुछ पर्चियों पे नौकरी मिली, कुछ जातियों को नौकरी मिली, कुछ जिले को नौकरी मिली, कुछ तहसील को मिली। वो हम तो नहीं कहे, उस समय के तत्कालीन जो बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने कहा। और तीसरी बात मैं कहूंगा, भाई क्यों दर्द हो रहा है आपको, आप भी कहानी सुनाइए ना। कहानी सुनाने के लिए कर्म करना चाहिए और कर्म के लिए साहस चाहिए। जब आप इस तरह के कार्य किए रहेंगे तब करेंगे ना। आप क्या करते थे, एक चाचा लिस्ट बनाएंगे, एक जो है किसी मंत्री के यहां से लिस्ट बनेगी, एक मुख्तार अंसारी के यहां से लिस्ट बनेगी, एक अतीक अहमद के यहां से लिस्ट बनेगी, और सारी लिस्ट को कंपाइल करके देखा जाता था कि बोरा झोरा भरा कि नहीं। वो बोरा झोरा वाली सरकार नहीं, इसलिए डंके के चोट पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी नियुक्तियां और पारदर्शी तरीके से हुआ। समाजवादी पार्टी को इसमें भी कोई शक है क्या? शक होना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार वो जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। आपने पहले की सरकार को, एसएन सिंह जी, आपने पहले की सरकार को बोरा झोरा की सरकार कह दी। गिनाइए कुछ उसके पीछे, आप कैसे, किस आधार पर ये कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी नियुक्तियां कैंसिल हुई, इतनी नियुक्तियां कैंसिल हुई कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि ये सरकार कर क्या रही है, और बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। इस पे चुनाव लड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, जितनी पार्टियां थी उन्होंने कहा कि भैया ये भोरा झोरा की सरकार हटाइए, विकास की सरकार लगाइए। और जनता से बड़ा बढ़िया मूल्यांकन क्या करता है, जनता ने मूल्यांकन करते बोरे झोरे की सरकार को हटाई। और मैं कहूंगा ये साफ लोगों ने देखा, चाचा भतीजे की लड़ाई किस लिए थी, मंत्रालय को लेकर तो लड़ाई थी, और उसमें देखा गया कि कौन कौन सा मंत्रालय वो जो पैसे वाला है वो चाचा मांग रहे थे, भतीजा नहीं दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से आजम खान साहब, किस तरह से मुख्तार अंसारी जी, किस तरह से अतीक अहमद जी, किस तरह से नेताजी वो पर्ची बना कर देते थे तो सरकार नियुक्ति करती थी। आज सबसे 2 बड़ी बातें आप बताऊंगा, 2 चीजें कह दूं उसके बाद आप दीजिएगा। आज 2 बड़ी खुशी का विषय है कि बिना पैसे के रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है आज युवाओं के अंदर, ये बड़ी खुशी की बात। दूसरी खुशी की बात है कि वो जो जाति देखकर होता था ना कि 60% तो एक जाति का और 40 में विशेष पैकेज वाला, तो ये विशेष जाति और विशेष पैकेज समाप्त करके आज सभी जाति, सभी धर्म, और ये आधार कैसे बना जानते कैसे? बिल्कुल, योग्यता इसका आधार है, जाति इसका आधार नहीं। ठीक है, ठीक है। एसएन सिंह जी लौटता हूं आपके पास, लेकिन विनोद जी को शामिल करके फिर अशोक जी के पास। विनोद जी, क्या योगी आदित्यनाथ ने, आप देखें चाहे निवेश हो, विकास हो, रोजगार हो, या फिर विरासत को लेकर हुआ काम हो, क्या अलग अलग, मतलब 2027 में वहां देखिए चुनाव भी होना है, क्या अलग अलग इतने फ्रंट, इतने मतलब पिच खोल दिए हैं योगी सरकार ने कि अखिलेश जी को यह भी बयान देना पड़ता है सबकी मूर्तियां बनवाऊंगा, वो भी सोने की बनवाऊंगा? लाल जी, ये सवाल आज इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से।
इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, सपा के भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, इन दोनों से पूछना चाहिए कि जिसकी जितना संख्या भारी, ये सियासत यूपी में आजमगढ़ में अगर 40 हिंदू परिवार, वो भी हमने अपनी दलित रिपोर्ट में समाज जिक्र के किया लोग था, हैं, ठीक है। वो अपने घरों पे अगर ये नोटिस चिपकाए हुए हैं कि ये घर बिकाऊ है, तो आप समझिए कि ये एक बड़ा कलंक है। ये बीजेपी को भी जवाब देना है इसको, और इस पर सपा के, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की है। और दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आजमगढ़ कम से कम सपा के पुश्तैनी सीट माना जाए। आप एक पुश्तैनी सीट पे, एक उस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका जो है, उसमें एक गांव में अगर आबादी बड़ी मुस्लिम की है, तो वहां पे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो अपने शादी विवाह में नाच गान भी नहीं करें, अपने धार्मिक उत्सव भी ना मनाएं। और उत्सव मनाएंगे वो लम्फे लुंगे लुच्चे जो लोग हैं, उसके औरतों के बीच में आ जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, कैमरा लेके पहुंचेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, और इसीलिए वो रोका था, जिसपे वहां पे एक दंगा हुआ। तो सवाल ये है, आज अखिलेश यादव की कोई ट्वीट नहीं है इस पे। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर मान लीजिए कि जो लोग हैं, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, अगर वो बहुसंख्यक है समाज एक, और वहां अल्पसंख्यक कोई समाज है, तो कैसे इस चीज की घटना हुई, कैसे इस परिवार को लगाना पड़ा। शामली का घटना हम लोगों ने 2017 से पहले देखा था, लेकिन आजमगढ़ में अगर ये कुछ परिवारों को ऐसा लगाना पड़ रहा है और ह्यूमन राइट के इस इशू पे कोई बोल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है ये देश के लिए बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन पहले मैं अशोक जी के पास जाऊंगा, फिर एहसन सिंह जी के पास। अशोक जी, PDA, इसमें से हमने जो देखा, ये जो परिवार था, जो D परिवार से था और A परिवार के ऊपर आरोप है, हाँ? कैसे ये फिर PDA का फॉर्मूला चलेगा, जब इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी नहीं दीजिएगा। मैं एहसन सिंह जी सत्ताधारी हैं, उनसे तो सवाल पूछूंगा ही, लेकिन आपसे भी तो सवाल बनता है कि आप PDA को लेकर चलते हैं, तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं इस पर? अखिलेश जी छोटा सा ट्वीट ही कर देते। लक्ष्य देखिए, चूंकि मैंने सवाल था, आपने आपको सवाल एहसन सिंह जी से पूछना चाहिए था। मैं पूछूंगा एकदम, मैं एलानिया तौर पर कह रहा हूं। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर आदेश दिया था सीबीआई जांच का, कि भर्ती घोटाला सरकार द्वारा किया गया, इसमें 38 पद इनके अधिकारी नेताओं के लोगों की भर्ती कराने, उनकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है अशोक जी की आवाज। भर्ती कराने वाली एजेंसी के मालिक पद नहीं कहा गया उसमें। अशोक जी देखिए, आपकी आवाज अगर ठीक हो पाए। अब बोलिए तो एक बार, बोलिए एक बार। आवाज थोड़ी कट रही है, मैं कोशिश करता हूं ठीक करवाने की। इस बीच में एहसन सिंह जी को लेते हैं। एहसन सिंह जी बताइए, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है भाई। नहीं, दो सवाल उठे और दोनों पे जवाब देता हूं। एक तो अभी अशोक जी का पहला सवाल था उस समय कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार थी तो आपने बनाया क्यों नहीं, मूर्तियां सोने की क्यों नहीं लगा? पहले आप दोनों पे जवाब देता हूं। आप तो पहले विचार की मूर्ति तो लगा दीजिए। विचार की मूर्ति इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत का था ही नहीं, जो भारत पे हमला करने का कार्य किया, जो भारत के आबरू को लूटने का कार्य किया, उसके साथ हर समय समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हो जाती है? ठीक है, अब इस तस्वीर पर वाली मूर्ति लगा दी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतवर्ष में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का हो नहीं, या एक सवाल उठता है। योगी सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था काफी योगी सरकार ने ठीक कर दिया, फिर ऐसी तस्वीरें क्यों? बताइए। मैं उसीलिए बता रहा हूं, आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं ये जाने कि वो पुराना कहराना था, वो पुराना संबल था। आज संबल से किसी को ये लगाने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? और जिन्होंने भी लगाया, ये कहा जा रहा है कि योगी जी की सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, और किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है जैसे प्रयागराज से, मऊ से, मुजफ्फरनगर से, बरेली से, बदायूं से ऐसे दृश्य पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में आते थे। तो सर आजमगढ़ से भी तो नहीं आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिन्होंने भी लगाया उनको भय करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह समाजवादी पार्टी के नेता जो ये देखा गया कि वो वीडियो ये आया है सामने कि अगर उनके यहाँ कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके उन कार्यक्रमों में बहुत सारी ऐसी चीजें करने का कार्य किए। ठीक है, वो तमाम सवाल है, उन पे भी कार्रवाई होगी और भरोसा दिया जाता है किसी को भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अशोक जी जुड़ गए। अशोक जी देखिए, इस बार आवाज आ रही क्या? अशोक जी आवाज आ रही तो पूरी करिए। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, कोशिश करते हैं आपकी बात सुनने की। बोलिए।
लालचंद जी देखिए 2-3 सवाल है। पहला जो सिंह जी ने आरोप लगाया है उस पर मैं ही कहूंगा कि योगी सरकार अपने नकारात्मक परिचय दे रही है। अगर हमारी कट रही है, आवाज कट रही है फिलहाल, लगता है कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत रही। अशोक जी हमने कहा, अशोक जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोला, लालचंद जी वही पूछ रहे हैं कि एक बात यही कहूंगा एसएन सिंह जी, जो गुंडई कह रहे हैं आप तो अशोक जी नहीं है। एसएन सिंह जी आप अशोक जी नहीं है। यही पूछा गया पीडीए के बारे में इन्होंने पूछा। मैं इतना कहूंगा एसएन सिंह जी कि ऐसी तस्वीर आजमगढ़ से भी नहीं आनी चाहिए। आपने दावा किया ना कैराना से नहीं आ रही, आपने दावा किया ना कि संभल से नहीं आ रही, मैं कहूंगा ऐसी तस्वीर आजमगढ़ से भी नहीं आनी चाहिए। तो मैं उसको भरोसा दिला सकता हूँ, ठीक है, सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए बैठा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को ऐसा पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका हक है वो आपका है, जो आपका है उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आजमगढ़ प्रशासन को वहां जाकर के लोगों के भरोसे को जीतना पड़ेगा और इस पर काम होना चाहिए। शुक्रिया फिलहाल एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर कैसी हलचल है, और अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इन दिनों लुधियाना में बड़ा बिजी हैं, इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का। पता है आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त आप बात करेंगे उपचुनावों की सियासी हलचल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो इन दिनों गुजरात में, और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब में है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो रेखा गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में कुछ नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। जो लोग वर्तमान में जमानत पर हैं उन्हें जल्द ही जेल भी हो सकती है। भाजपा उम्मीदवार जीवन गुप्ता के प्रचार के लिए रेखा गुप्ता केजरीवाल पर आरोप लगा रही हैं कि वो राज्यसभा में खुद जाने के लिए मौजूदा सांसद को उपचुनाव लड़वा रहे हैं वहां पर लुधियाना से। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने खारिज मंत्रियों और अधिकारियों को पंजाब लेकर आ गए हैं। वो पंजाब सरकार का लाभ उठा रहे हैं, यहां पर ऐश कर रहे हैं। आपने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने यहां बुलेट ट्रेन के बजाय चिट्ठा एक्सप्रेस चला दी। अब ड्रग्स स्कूलों के बाहर और हर गांव और शहर में उपलब्ध है। कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों से अपनी पंजाबी अंतरात्मा को पहचानने की अपील की और उन्हें याद दिलाया कि कैसे बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली नेतृत्व द्वारा पंजाबी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली शाखा की बढ़ी कवायद को पंजाब में एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है। भगवंत मान के बदले पंजाब में केजरीवाल की बड़ी सक्रियता ने विपक्ष को उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है, क्योंकि केजरीवाल बड़े सक्रिय हैं लुधियाना उपचुनाव को लेकर के। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज जिताइए, कल ही उनको मान सरकार में मंत्री बनवा देंगे। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। जरा सुनिए उनकी बात। को वोट देते हैं वही उनके पास चला जाता है। तो हमने सबने मिलके बहुत सोचा और हमने अपने सबसे कट्टर हीरो को, गोपाल इटालिया को, फाइटर को आप लोगों को दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। गोपाल इटालिया को कोई माई का लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ।
कोई नहीं खरीद सकता गोपाल इटालिया को। आप बेहिचक होके इस बार गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताइए, गोपाल इटालिया टूटेगा नहीं। ये बात अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के उपचुनाव में कही है, लेकिन उसके पहले धुआंधार प्रचार कर रहे थे कहां पर? पंजाब के लुधियाना में। तो वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हैं रेखा गुप्ता। उनका कहना है कि पंजाब में पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्रियों का है। पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो? सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री जैसे, आपने कहाँ उनको मुख्यमंत्री जैसा छोड़ा है? यहाँ तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, राघव चड्ढा हो। ये लोग आकर के बैठ के इनका क्या लेना देना पंजाब से? इनमें से कौन पंजाब मूल का है? कौन यहाँ की समस्याओं को जानता था? केवल सत्ता के लोभी हैं ये। तो बड़ा मुद्दा बन रहा है ये बाहरी वाला, यानी कि दिल्ली से जाके कब्जा जमाने वाला। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, जो वहां के उपचुनावों पर नजर रखे हुए हैं। गुरमीत, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है कि भाई ये तो दिल्ली से आकर इन्होंने कब्जा, दिल्ली से हटाए गए, यहाँ के सबने मिलकर कब्जा कर लिया। लेकिन लगता है आम आदमी पार्टी ने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि इनको वहां से लड़ाएंगे, अगर जीत जाते हैं मंत्री बनवाएंगे, केजरीवाल जी शायद राज्यसभा जाएंगे। देखिए लालचंद, बिल्कुल यही लगता है जिस प्रकार से आपने कहा कि प्लान लगभग ऐसा ही है आम आदमी पार्टी का। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, उसमें थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार आम आदमी पार्टी इस समय चला रही है। और थंपिंग मेजॉरिटी के होते हुए भी आप देखिए सिर्फ एक विधानसभा सीट पर इलेक्शन है और उसमें इतने दिनों से खुद कभी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साथ में पहुंच रहे हैं, तो बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी ने ताकत झोंकी हुई है। कई तरह के दावे कर रही है आम आदमी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से गुरमीत, लुधियाना में मुकाबला कैसा है? मतलब सीधा मुकाबला या तीन कोने का है, कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए जो मुकाबला है उसकी बात करें तो उसके पास्ट रिकॉर्ड को समझना होगा। अभी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल की आप वो स्पीच भी सुनवा रहे थे, और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हम बाहरियों को नहीं, हम अपने पार्टी वर्करों पर यकीन रखते हैं। अब इसकी जो भूमिका है वो यहीं से शुरू होती है। तो लुधियाना वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं गुरप्रीत सिंह गोगी, जिनका निधन जनवरी के महीने में हुआ था, वो इससे पहले दूसरी पार्टी के जो है वो विधायक रह चुके हैं, दूसरी पार्टी के नेता रह चुके हैं। तो उन्हें 2022 में आम आदमी पार्टी के अंदर लाया गया चुनाव लड़वाने के लिए। अब इस समय देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट जो जीता गुरप्रीत सिंह गोगी, उन्होंने 40,000 वोट हासिल किए। 2 साल गुजरे, तकरीबन 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया, तो उसमें बीजेपी की तरफ से जब रवनीत सिंह बिट्टू लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से राजा वड़िंग जो है वो लड़ रहे थे। तो उस समय आम आदमी पार्टी का वोट लुधियाना वेस्ट सीट से, जो कि लुधियाना एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मगर अगर वेस्ट को देखें तो वेस्ट ने 22,000 वोट किया था आम आदमी पार्टी के लिए, यानी कि 18,000 वोट आम आदमी पार्टी का कम हुआ था। वहीं बीजेपी का जो 2022 में वोट था 28,000, वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लुधियाना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़कर हो गया 45,000। और इसके बहुत कुछ ये डेटा कह रहे हैं, डेटा तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन गुरमीत फिलहाल समय की कमी है, आपसे इस पर जानकारी लेता रहूंगा, और खास तौर पर जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे केजरीवाल जी का प्लान कामयाब होता है कि नहीं इसमें। शुक्रिया फिलहाल गुरमीत, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।